क्या मत के साथ किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने देश के लोकतंत्र का, संविधान का, अदालतों का एक मजाक उड़ाया। जब अदालतों से सजा नहीं मिलनी, अदालतें कुछ नहीं करेंगी और ये मार देंगे लोग, तो अदालतें बंद कर दो। और शासन सत्ता में अनपढ़ और अशिक्षित लोग बैठेंगे, ढोंगी पाखंडी, तो इससे देश तो बढ़ेगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा। तो अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है ये देश। कहीं ना कहीं हमें जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की और महंगाई से लड़ने की। और ये जो आप पोस्टमार्टम के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम सही कराया जाए, क्या एम्स में कराया जाए उनके परिवार के लोग, मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से इनका पोस्टमार्टम भी होगा, सही जानकारी लोगों को मिल पाएगी। शासन और सत्ता और प्रशासन ये किसी साजिश का हिस्सा हो तो वहाँ न्याय की उम्मीद मुश्किल है। और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो जो कह रहे हैं 400 पार, ये 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। पूरे देश में कोई वोट नहीं देना। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SMT न्यूज 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज मैं दिल्ली में पहुंचा हूं और हमारे साथ नरेंद्र नंदा भाई जी हैं जो फौजी भी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पे, जिनमें से मुख्तार अंसारी एक कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र लगता है इनकी मौत का, और इन्हें जानबूझ के कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने मारा है। और जबकि ये एक बहुत बड़ा मजाक भी है कि आप पुलिस कस्टडी में या जेल में जो रह रहा है उसके साथ आप एक सुनियोजित ढंग से एक साजिश रच के एक व्यक्ति को मारने की जो साजिश रची जाती है उसको मार भी दिया जाता है। उसके बाद अब न्याय किससे मांगा जाएगा, इसका पता क्या चलेगा। ये जो रहस्यमयी जो मौत हुई है कि ये बाइक हार्ट अटैक से हुई है या जहर से हुई है, इसका खुलासा कौन करेगा। जबकि शक के घेरे में शासन और प्रशासन है, न्याय किससे मांगे। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका खुलासा नहीं होगा? नहीं, पोस्टमार्टम से नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के खुद पोस्टमार्टम, सब डॉक्टर वही हैं, उनके सरकार के ही सब कुछ हिसाब से चल रहा है। सरकार ही उसमें कहीं ना कहीं दोषी है, प्रशासन और प्रशासन ही दोषी है। तो न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती। अब तो वो मर गए तो मर गए, उसके बाद खत्म है कहानी। क्योंकि न्याय पहले भी नहीं मिला, जैसे उनके साथ हुआ, अतीक अहमद के साथ हुआ था। जो अतीक अहमद के साथ भी यही हुआ, वहाँ पे जो छोटे छोटे बदमाश बुला लिए छोटे बच्चे, उन्होंने गोलियां मार दी और गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। और राजनीति को देखते हुए जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति जो भाजपा खेलती है, जो कार्ड खेलती है, ये भगवा गधारी जितने भी लोग हैं, इन्हें लगता है कि हमने काम तो कोई किया नहीं है, कोई विकास दर दिखा नहीं सकते लोगों को, तो क्यों ना लास्ट में जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान का मैटर दिखाओ और वही चलता रहे, बाकी ईवीएम मशीन से लूट लेंगे जनादेश। तो उससे लूट रहे हैं, तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो नामचीन लोग हैं, जिन्हें कह दिया ना गैंगस्टर हैं साहब, भाई ये माफिया थे, ये फलाना था, ये किसने नाम दिए? मेन स्ट्रीम मीडिया ने। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाती, कभी ये नहीं बताती कि हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का बलात्कार होता है, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती। और कभी नहीं दिखाती मणिपुर में जब सेना के जवान की, पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, उसके साथ नंगा घुमाया जाता है, उसका चमत्कार कर दिया जाता है और सारा काम कर दिया जाता है, वो नहीं दिखाते हैं। तो फिर क्या दिखाएंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया वाले खुद दोषी हैं, ये भी कातिल हैं कहीं ना कहीं। ये भी हिंदू मुसलमान का दंगा कराने में बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। यही वजह है कि देश की मूलभूत जन सुविधाएं को लोग नहीं ले पा रहे हैं और ना मिल पा रही हैं। ये धर्म, मजहब, जात पात, क्षेत्र, भाषा के नाम पे जो युद्ध करा रहे हैं, भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं देश के लोगों को सतर्क होना पड़ेगा और ये जो हैंग मशीन है इसको बंद करना पड़ेगा और ठप्पा पेपर से चुनाव होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में थे, तो इनका जो माफियागिरी था वो सब तो बंद था। देखिए 19 साल से करीब कम से कम ये जेल में ही है, तो 19 साल से जेल में थे। उनका भी है, बहुत सारे मुकदमे उनके बरी भी हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें जमानत भी मिल सकती थी, बाहर आ सकते थे कि लंबे समय से। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की एक सोची समझी साजिश है या मोदी जी की, क्योंकि इनका शुरू से टारगेट रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर को, जो मुस्लिम नेता है उसको टारगेट करो और लोगों को दिखाओ कि देखो हम मुसलमानों को कैसे उड़ाते हैं, कैसे मारते हैं और कैसे मरवा दिया जाता है। तो ये जश्न मनाते हैं, जैसे अतीक अहमद के साथ किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने देश के लोकतंत्र का, संविधान का, अदालतों का एक मजाक उड़ाया। जब अदालतों से सजा नहीं मिलनी, अदालतें कुछ नहीं करेंगी और ये मार देंगे लोग, तो अदालतें बंद कर दो। काहे के लिए कोर्ट कचहरी खोल रखी है? आपने जब सीधी सजा देनी है तो गोली मार रहे हो, आप किसी को भी मार देते हो, किसी के घर पर बिल्डोजर चला देते हो। मगर जो इनके अपने होते हैं उन पर कहीं बिल्डोजर नहीं चलता। चाहे चिमनी आनंद हो, छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता हो, उसको कहीं उसका बिल्डोजर नहीं फेरते। जो भावा है
जो भगवान की खोज में लगते हैं और छोटे बच्चों से मसाज कराते हैं। कितने निर्दयी हैं, कितने बदतमीज हैं, धर्म के नाम पे कितने कलंकित लोग हैं। और ये बाबा हैं, देखो ये कहते हैं हम इसको मिट्टी में मिला देंगे। ये भाषा है इनकी। कौन है ये? माफिया नहीं है क्या? ये योगी आदित्यनाथ माफिया नहीं है? इस पे कितने मुकदमे थे, अपने मुकदमे स्वयं ले लिए। तो ये लोग इस प्रकार की भाषा बोलने वाले साधु हैं, संत है तो पूजा पाठ करें, और नेता काय को बन रहे हैं। तो इन्होंने कुछ कमाया नहीं है, कुछ किया नहीं है, और ये अनपढ़ लोग जो आ गए हैं भारत के ऊपर, भारत की कुर्सियों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं देश के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं। और उन्हें कहते हैं कहीं पकौड़ा लगाओ, कहीं समोसा लगाओ, तो समोसा पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा ये सब पढ़े लिखे बेचेंगे, और शासन सत्ता में अनपढ़ और अशिक्षित लोग बैठेंगे, ढोंगी पाखंडी। तो इससे देश तो बढ़ेगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा। तो अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है ये देश। कहीं ना कहीं हमें जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की और महंगाई से लड़ने की। और ये जो आप पोस्टमार्टम के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम सही कराया जाए, क्या एम्स में कराया जाए उनके परिवार के लोग, मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से इनका पोस्टमार्टम भी होगा, सही जानकारी लोगों को मिल पाएगी। शासन और सत्ता और प्रशासन ये किसी साजिश का हिस्सा हो तो वहाँ न्याय की उम्मीद मुश्किल है और कभी नहीं मिल सकती। इसलिए जैसा ये चल रहा है, मगर लोगों को सचेत होना पड़ेगा। जो ये मशीन जो है, जो हैंग मशीन है जिस पर चुनाव हो रहा है, जिसके लिए पूरे देश में एक आक्रोश आंदोलन भी हो रहा है, मगर सरकार ना इस मशीन के खिलाफ बात कर रही, ना विपक्ष है, राहुल गांधी इसके खिलाफ बात कर रहा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो भी है देश का जनादेश है वो ईवीएम मशीन से लूटा जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो जो कह रहे हैं 400 पार, ये 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। पूरे देश में कोई वोट नहीं देना चाहता। कांग्रेस के समय में भी ईवीएम से चुनाव होते थे। हाँ, तो कांग्रेस, मैं कह तो रहा हूँ डबल इंजन, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन यही है। एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, यही डबल इंजन की सरकार है कि भाजपा और कांग्रेस ही सत्ता में रखना चाहते हैं। और यही वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को पैदा रखेंगे और हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करेंगे। ये देश की ना उन्होंने कोई तरक्की करी। आज राहुल कहते हैं कि पिछड़ों के लिए ये होना चाहिए, दलितों के ये होना चाहिए, इनकी भागीदारी नहीं। तो 50 साल पहले कहाँ मर गए थे? सरकारें इनकी थी तब क्यों नहीं भागीदारी दी? अब भागीदारी याद आ रही है। तो आपने नींव ही ऐसी रख दी तो उसके ऊपर ही चलेगा सब कुछ। तो उससे पहले ये मोदी जी बोलते थे मैं पिछड़ा हूँ, मुझे ये प्रियंका ने ऐसा कह दिया, नीच कह दिया। तो ये सब एक ही है कि थाली के चट्टे बैठते हैं। वो सही कहते थे काशीराम जी के, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। ये भाजपा और कांग्रेस यही डबल इंजन है, यही सांपनाथ है, यही नागनाथ है। और कोई भी इनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो चमत्कार करा 3 दरिंदों ने, भाजपा IT सेल के, योगी जी के खास लोगों ने और मोदी जी के खास लोगों ने, उन्होंने जो करा चमत्कार, समझ लो चमत्कार का मतलब क्या किया उस हिंदू बेटी के साथ, जो मोदी जी की बेटी थी, उसके साथ किया गलत। ये देख लो मनीषा कोइराला के साथ क्या, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या किया इन्होंने। और वहाँ वो कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया, और उसने क्या नाम है ब्रजभूषण सिंह ने। तो ये कौन है? योगी जी के रिश्तेदार हैं क्या? हैं जो इनको सजा नहीं मिलती है। बाकियों को तो ये सपुद्रे खाक कर देंगे, मार देंगे, जला देंगे, ये कर देंगे। इनके घर पे कब बिल्डोजर फिरेंगे? इन्हें कब एनकाउंटर करेंगे? वो जज को कब एनकाउंटर करोगे जो उसको, अर्पिता साहू जो जज है बांदा की सिविल जज, उसको जो बुलाता था। तो जब जज महिला सुरक्षित नहीं है इनके शासन में, ये रामराज की कल्पना, ये झूठी कल्पना है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और राम है, ये राम को लाए हैं, अब कह रहे हैं कृष्ण लला दबे हैं, कृष्ण को लाएंगे। उसके बाद शिव लला दबे हैं, ज्ञान वापी में शिव लला को लाएंगे। तो ये क्या है नाटक? कहीं ना कहीं ईश्वर का मजाक बनाया जा रहा है। ईश्वर कोई दबने वाली चीज नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कण कण में विराजमान है, रोम रोम में बसता है, उसे कौन दबा लेगा भाई? तो ये पाखंडी ढोंगी लोग हैं जो ईश्वर और परमात्मा को भी कहते हैं कि किसी मस्जिद में दबा, वहां दबा, यहाँ दबा। और उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है जब अदालतों के जज इस पर मोहर लगा देते हैं, स्टंप लगा देते हैं कि ज्ञान वापी में जाइए और ईश्वर को निकाल लीजिए, वो दबे हैं। तो अब मजाक सी लगती है कि धर्म का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है इन पाखंडियों के माध्यम से, जो कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। 4 शंकराचार्यों का मजाक उड़ाया। चुनाव में मुख्तार अंसारी को लेकर के जो उनकी मौत हो गई, इसका कुछ असर पड़ेगा? असर तो बुरा पड़ेगा ना। लोगों को डाइवर्ट करना ना, डर दहशत पैदा करनी है मुसलमानों के अंदर, अन्य लोगों के अंदर। तो एक इसी पर चर्चा होती रहे ताकि कोई ईवीएम मशीन के खिलाफ आवाज ना उठाए, ईवीएम पर ध्यान ना जाए। तो ईवीएम पर चलाना चाहिए आवाज। ईवीएम हटा दो, इनकी औकात नहीं है चुनाव जीत लें। किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए इनका मुंह काला हो जाएगा। आबा बाबा सब चले जाएंगे, ढाबा खोलना पड़ेगा, बर्तन मांजेंगे ये लोग कहीं।
मोदी हाँ। की कार आपकी बार लोकसभा चुनाव में 400 पार होगी। 400 पार भाई, एक बात तो पहला प्रधानमंत्री है, साइको लगता है, मेंटली डिस्टर्ब, और ऐसे लगता है जैसे ऐसे किसी ने इसके कान में कह दिया हो कि भाई तू तो कलिंग अवतार है, जो कहते हैं कलिंग अवतार आएगा कलयुग में, तो ये अपने आप को कलिंग अवतार समझ रहा है। और जब मर्जी उड़ जाता है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से और ऊपर जाके हाथ हिलाता है आकाश लोक में, अपने को विष्णु का अवतार समझ रहा है। कभी पाताल लोक जाता है समुद्र के नीचे, वहां हाथ हिलाता है। तो ये आदमी किसको हाथ हिलाता है? तो ये इस तरीके का आदमी है कि ये इसे कोई एहसास ही नहीं है कि देश के भारत के लोगों की स्थिति क्या है। 87 करोड़ लोग जो है क्या कैसा राशन पा रहे हैं, 4 किलो चावल भिखमंगे बना दिए इसने। आत्मनिर्भर कहता तो भीख मांगना किसे कहा रहा उन्हें। और जबकि इसके जो मित्र हैं, चाहे अडानी हो अंबानी हो, उनके यहाँ कोई आयोजन होता है तो उसमें भाई 74 करोड़ रुपए एक हरियाणा डांसर है उसके ठुमके बोला देते हैं। तो बताइए कहाँ के राजा महाराज, जबकि गरीब लोग 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर पल रहे हैं। तो ये हालत है। तो मोदी को जवाब देना चाहिए। और मोदी के शासन में कोई तरक्की हो ऐसी बता दो मुझे, जमीनी स्तर पर कोई तरक्की तो हो। राशन देके क्या लोगों को ये भिखारी बना रहा है? भिखारी तो है ये, लोगों को रोजगार दो ना आप, है सब मूलभूत जन सुविधाएं आदमी खुद ले लेगा। यह भारत का नौजवान युवा, यहाँ का लोग मेहनत कर से पढ़ा लिखा भी है, वो कहता है हमें रोजगार दीजिए, काम दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, काम करें, हमें भीख नहीं चाहिए। हाँ भीख नहीं, अधिकार चाहिए उनको, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, है महंगाई पे कंट्रोल चाहिए, बहन बेटियों की इज्जतें बचनी चाहिए। पर ये सब नहीं बच रही है। और ये कहीं ना कहीं इस देश के अंदर वो मंडी लाना चाहते हैं, वो मंडी सजाना चाहते हैं जिसमें बहन बेटियों खड़े आम होकर बेच दी जाएंगी। और यही वजह है कि आपने देखा गुजरात मॉडल में है 42,000 महिलाएं गुजरात में 5 साल से गायब हुई। ये 42,000 महिलाएं कहाँ गायब हुई आज तक नहीं बताई इन्होंने। है तो महिलाएं कहाँ जा रही हैं? बेटी ऐसे बचेंगी जो इनके गुजरात से इस बार फिर अगर सरकार बन जाती है भाजपा की तो फिर आगे क्या होगा? देखिए सरकार भाजपा की बनती है तो गृह युद्ध जैसी देश में स्थितियां हो जाएंगी उत्पन्न, क्योंकि सरकार जो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होता है। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। और लोगों में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, इन पाखंडी और ढोंगियों की सरकार के खिलाफ। पाखंड से देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, लोकतंत्र से, लोकतंत्र की बहाली से। इन्होंने कहा भाई हमारे 400 पार हम ले आएंगे, और पहला प्रधानमंत्री करा 400 पार। नहीं तो लोग पहले वाले प्रधानमंत्री कहते थे साहब हमने ये काम करा, ये हमने करा, आप हमें वोट दीजिए। ये तो ऐसे भविष्यवाणी करता है 400 पार। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत सारे काम किए, विकास किए। ने क्या विकास किया बताइए मुझे। ये कहते हैं 140 करोड़ का मेरा परिवार है, 140 करोड़ लोग परिवार है, मगर बीवी जो है वो परिवार में नहीं रखी गई। बीवी परिवार की नहीं है इनके, तो बीवी कोई परिवार नहीं बना पाए तो किसको बनाओगे भाई? सबसे बड़ी समस्या ये है। अब पूछ लो कि भाई ये तो कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत क्यों चाहते हैं? ये जब झोला लेके घूमते थे ना, जब नसबंदी कानून चल रहा था, तो मुझे लगता है कांग्रेसियों ने पकड़ के इनका भी कर दिया होगा। तो इसी वजह से भागते फिर रहे। जब इन्हें कहते कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, जब ही पत्नी छोड़ दिए हैं तो गलत किया इसके साथ। मैं कांग्रेस ही बहुत गलत काम किए सब। तो कांग्रेस योगी जी कहते हैं हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दे रहे हैं, अपराधियों से मुक्त। अच्छा, अपराधी तो खुद हैं, पहले अपने आप को मुक्त करें। आप जाके कहीं जाके मरें। आपने क्यों अपने मुकदमे वापस लिए? योगी जी से पूछे ना आप, हैं जो दर्जनों मुकदमे थे योगी जी के ऊपर, ये संत और साधु के ऊपर काहे के मुकदमे लगे हुए थे? ये तो भगवान को ढूंढने वाले व्यक्ति पे काहे के मुकदमे लगे थे? ये पूछने की जरूरत है कि बाबा और साधु के ऊपर कैसे मुकदमे थे भाई? दर्जनों मुकदमे जो अपने आप वापस ले लिए। तो गैंगस्टर तो ये आदमी भी था, ये साधु फाधु कुछ नहीं, गैंगस्टर है, समझ रहे? ऐसे लोग सत्ता और शासन में बैठेंगे बहरूपीय, तो देश की स्थिति खराब होगी, प्रदेश की स्थिति खराब होगी। मुख्तार अंसारी एक बाबा जी आजकल बहुत चर्चा में आए हुए हैं। तो बाकी सब क्या चर्चा में? बेकार आदमी हो, है अपनी जो बहन बना रखी, इसकी बहन थी कौन थी, खुद मुल्ला से ब्याह करा दिया हो। तो बताओ, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जीजा इसे मुल्ला चाहिए, है तो वो मुल्ला रोज के सामने मुंह आती है पूरा का पूरा, तब इन्हें शर्म नहीं आती है। मतलब जीजा चाहिए मुल्ला और हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ बोले। तो ये ढोंगी पाखंडी है, भिखमंगे हैं, ये भीख मांग के खाते हैं सब। ये जितने भीख मंगे हैं देश के ऊपर काबिज हो गए हैं। चिलमची और फिल्मचियों को टिकटें दी जा रही हैं। आप देख ही रहे हो कि मंडी से किसे दे दिया। मंडी जान रहे हो किसको? कंगना राणावत को, जो 2014 के बाद है आजाद हुई है। तो देश के जो शहीद हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और पंडित चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान, ये लोग क्रांतिकारी थे, उनका भी मजाक उड़ा दी है महिला, और इसे शर्म नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है, जबकि भाजपा में बहुत सारे लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे होंगे
उनको टिकट नहीं मिल रहा। इन महिलाओं का छज्जा टूट जाता है तो प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट करते हैं, और मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत से जो घुमा दिया जाता है निर्वस्त्र करके, तब कहीं नहीं बोलते हैं। किसी के मुंह पे मुंह दिया जाता है तो राष्ट्रपति महोदया नहीं बोलती हैं। किसी महिला का बलात्कार हो, इनके घर की बेटी का बलात्कार हो जाए, कहाँ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो नहीं बोलते। कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को क्या बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है, और सिर्फ ये देखा जा रहा है वहाँ बिल्कुल जातिवादी तरीके से होता है, पैसे से काम हो रहा है। ये तो अदालत ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई पैसे से न्याय मिलता है, चाहे थाने में जाओ चाहे कोर्ट में जाओ। ये स्थितियां इनके शासन में, और गरीब को कहीं भी न्याय नहीं है, और गरीब को हमेशा नोचा जा रहा है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उसका खेती लूटी जा रही है, उसको काम धंधे की व्यवस्था नहीं दी जा रही है, उसे मारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं देश के लोग, गरीब लोग बदुआ गुलाम बन जाए, और ऐसी हालत हो जाए कि यहाँ जो है भारत में वो गुलाम जो है ना खरीदे और बेचे जाएं, और मंडियां लगने लगे, जैसे रामराज में होता था कि महिलाओं को बेचा जाता था, बच्चों को बेचा जाता। तो ये उस राज की कल्पना करके बैठे हैं जिसमें राजा हरिश्चंद्र अपने आप को मंडी में खड़ा करके बेचता था, अपनी पत्नी को बेच देता था, अपने बच्चे को बेच देता था। और उस धर्मराज की बात करते हैं, उस धर्म की बात करते हैं जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगा देता था। तो कहीं ना कहीं महिलाएं एक वस्तु बना दी जाएंगी, खरीदने बेचने की चीजें कहीं भी जुए में दांव पे लगा दी जाएंगी। ये महिला और स्त्रियों का नरसंहार करेंगे, चीरहरण करेंगे। वो उस रामराज की कल्पना करना चाहते हैं। इनके ना बीवी हैं ना बच्चे हैं, और बहन बेटियों को उतारते कच्चे हैं। ये वो सरकार है जो कहती है हम चावल दे रहे, 4 किलो गेहूं दे रहे, कल ये लोगों को कहेंगे कच्चा फ्री, ये चड्डी फ्री, मगर लोगों को जब तक नंगा कर देंगे। मगर लोग ये नहीं सोचेंगे जो चड्डी फ्री में दे रहा है, ये सोचने की जरूरत है कि कपड़े किसने उतारे, कपड़े यही सरकार उतारेगी, और फिर कहेगी चड्डी फ्री में। लोग इसको विकास समझेंगे कि चड्डी मिल रही है। ये हालत है भारत की कि अब वक्त आ गया है कि चड्डी भी ना मिले, कल झाड़ के पत्ते, केले के पत्ते, घास बांध के घूमो। उससे बचो, राष्ट्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, और इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, 400 पार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा। और फिर मैं बाद में कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और जो आज भूखमरी का दौर है, उस पर एक बात कहता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये दौर है, कहीं भूखे लोग गद्दारी पे आ गए तो देश के एक एक नेता को नोच मारेंगे, फिर उस दिन भागना मुश्किल पड़ जाएगा, और स्थितियां खराब हो जाएंगी, गृह जैसी स्थिति हो जाएगी। तो मैं यही भारत के लोग नोच के खा जाएंगे, ये देख लेना। मैं फिर कहता हूँ कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। अभी आप ये देख रहे थे कि हमारे साथ नरेंद्र नंदा भाई फौजी थे, और इन्होंने अपनी बात कितनी बेबाकी से रखी है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।